आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Well, the United Kingdom is now on total lockdown. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. Victoria will be in lockdown within the next 48 hours. जिंदगी लॉकडाउन। लॉकडाउन से बहुत परेशानी हो गई है। न कोई बाहर आ सकता है, ना जा सकता है। सामान भी लाते डर लगता है, क्या छुए क्या ना छुए इसमें भी डर लगता है। बच्चे मेरे तीनों बाहर हैं। अम्मा की चिंता कितनी जगत व्यापी है और दूसरी ओर पुलिस अधिकारी की चिंता, जिसके बारे में शायद हम कभी सोचते भी नहीं। वो जो पुलिसकर्मी धूल धूप धुएं के बीच खड़ा रहता है, वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खड़ा रहता है। वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इन परिस्थितियों के लिए। वो अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर इस परिस्थिति में ड्यूटी करता है। इंदौर के डीआईजी हरि नारायण का संदेश आपके नाम अभी थोड़ी देर में। हम मिडिल क्लास वाले भी ना, जब मैं सुनती हूँ लोगों को शिकायत करते हुए कि मच्छर मारने का रैकेट नहीं है या आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो मुझे बेहद अफसोस होता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कितने गरीब मजदूर हैं जिनको इस लॉकडाउन में सर्वाइव करने के लिए बेसिक फूड एसेंशियल्स भी मुहैया नहीं। सना की हाउसिंग सोसाइटी लॉकडाउन में पहले से थी, अब सील भी कर दी गई है। आपने नोट किया होगा आजकल सोशल मीडिया पर लाइव सेशंस की बहार आ गई है। क्यों? भय और चिंता और बेचैनी के माहौल के बीच लोग घर पर हैं, उनके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल आज की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, तो उनकी तवज्जो मोबाइल पर ज्यादा रहती है। तो फिर ये ख्याल मेरे जी में आया कि अगर इस वक्त फेसबुक लाइव किया जाए, तो लोगों ने सुनना शुरू किया। जब पहला लाइव किया तो उसके बाद लोगों ने पसंद किया और उन्होंने कहा ये तो जारी रहना चाहिए। लखनऊ से लेखक और किस्सा को हिमांशु वाजपेयी ने अपनी मसरूफियत के बहाने ढूंढ लिए हैं। वो लखनऊ की चाशनी के साथ एक किस्सा भी सुनाएंगे। लॉकडाउन में फैज ही सना का सहारा है। मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो। जिंदगी लॉकडाउन आज तक रेडियो की इस पॉडकास्ट श्रृंखला के 5वें अंक के साथ मैं परवेज आलम हाजिर हूँ। नमस्कार। जब से ये सीरीज शुरू की है तब से कोरोना संकट के भी तरह तरह के रूप देखने को मिल रहे हैं। जिंदगी लॉकडाउन में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका एक दिन कैसे गुजरा। आपका जवाब सुनकर बहुत बार दिल बैठ जाता है। तो हमारे गांव के लगभग 10 आदमी हैं, 12 आदमी हमारे गांव के हैं, और झांसी के भी आदमी है यहाँ पे, और यूपी वाले भी है, मुरादाबाद के 7-8 आदमी, कुल मिला के लगभग 60-65 लोग हैं सब। जी सर, यही जुगी बना हुआ है, इसी में रहते हैं। शाम में 2 घंटा लाइट मिलता है और यही पे मोबाइल हल्का फुल्का चार्ज करते हैं, फिर कट जाता है। रात में अंधेरे में रहना पड़ता है, मच्छर उच्छर बहुत काटता है यहाँ पे। कंपनी वाले कुछ नहीं व्यवस्था किए, इसी में से हम लोग का जो इसके पास पेमेंट था ना, जो काम किए थे, तो बोला वही देंगे। एक बार 500 दिया, 500, फिर एक बार 500, फिर एक बार दिया 1000। तो राशन भी बहुत महंगा हो गया है, जो दोगुना महंगा हो गया यहाँ पे। सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, लाते हैं खरीद के, अब बचा बचा के खाते हैं। क्या करें, बोले सारा खा जाएंगे फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। पिकोलिया जो थाना है ना, इससे एक बार वो लोग पुलिस लोग आया था 4-5, वही सब बोल के गया कि अगर तुम लोगों को सब कुछ राशन पानी सब मिलेगा, यही रहो, लॉकडाउन के खिलाफ मत जाओ, कहीं मत जाओ। अगर 14 के बाद आगे बढ़ेगी लॉकडाउन तो तुम लोगों को हम गाड़ी एजेंट करवा के बात करवा के तुम लोगों को यहाँ से अपने घर भेज देंगे। एक बार आया, उस दिन के बाद अभी तक बोला कि फोन करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करता है, अभी तक आया भी नहीं। एक बार आया, पूछता के समझा के चला गया। नहीं सर, अगर मौका मिलेगा जाने का तो चले जाएंगे। यहाँ तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, प्लस गांव में अभी गेहूँ कटता है, मम्मी पापा सब वो परेशान हो रहे हैं। और एक चीज़ और, हम लोगों का जो खाता अकाउंट नंबर संख्या ना, अकाउंट नंबर सबसे लिया, बोला इसमें पैसे मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला उसमें भी।
तो अब लगभग 4 बार लिखा चुके हैं। 4 बार लिखा, एक बार ले गया बोला वो नहीं हुआ, फिर आया फिर ले गया, फिर आया फिर ले गया, फिर आया फिर ले, 4 बार लिखा दिए हैं। बिहार के एक मजदूर का लॉकडाउन में दिन। हमारे साथी ऋतुराज ने इनसे बात की। बाद में एक बार ये भी पूछ लिया कि कहाँ पे फंसे हुए हैं। फिर से याद दिला दें, शायद आप में से कोई मदद करना चाहे। सर ये बस्ती जिला है, ठीक है। बस्ती जिला में बबनान है, बबनान प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भौखड़ी गांव है, परता चौक के बगल में भौखड़ी गांव है। भौखड़ी गांव के बगल में ये टाटा कंपनी का बिजली पावर प्लांट बन रहा है, यहीं पे हम लोग हैं। प्लांट के नाम से यहाँ आप सब जानते हैं। प्लांट कोई बोलेगा ना प्लांट किधर है टाटा वाले का, तो कोई बता देगा बिजली प्लांट किधर बन रहा है। ज्यादातर की एक सी कहानियां हैं। मुमकिन हो तो आप मदद कीजिए। वैसे हम भी अधिकारियों तक इनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अब एक माँ की फिक्र। लॉकडाउन से बहुत परेशानी हो गई है, न कोई बाहर आ सकता है ना जा सकता है। सामान भी लाते डर लगता है, क्या छुए क्या ना छुए इसमें भी डर लगता है। बच्चे मेरे तीनों बाहर हैं, वो भी चिंता लगी रहती है कि कहाँ हैं। जो घर में 2 बच्चे हैं वो भी नहीं कहीं आ जा सकते हैं, बेचारे घर में बैठे रहते हैं। अब ये भी रिटायर हो गए हैं, न कहीं आ सकते हैं। घर में अपने जो कुछ छुटपुट काम किया हमारी क्या, हम तो घर में वैसे भी रहते थे, अपने घर का काम किया, महाभारत देखी, रामायण देखी, टीवी देखी, इसी में दिन पार हो जाता है। चिंता तो रहती ही है, हर समय दिमाग में रहता क्या छुए क्या ना छुए, किसमें है किसमें नहीं है, यही डर सब सताता रहता है। परेशान रहते हैं मन में, न किसी से बात कर सकते हैं, न कहीं जा आ सकते हैं, न कुछ, कोई पास पड़ोस में है भी नहीं। लखनऊ से अम्मा। अक्सर हम पुलिस की आलोचना करने से नहीं चूकते। लॉकडाउन में भी हम ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को फिल्मी विलेन से कम नहीं समझते, लेकिन इस वक्त ये अपनी जान पर खेलकर सरकारी आदेश का न सिर्फ पालन कर रहे हैं बल्कि आपसे पालन करवा भी रहे हैं। जिंदगी लॉकडाउन के लिए विशेष रूप से डीआईजी इंदौर मध्य प्रदेश हरि नारायण ने ये आप बीती रिकॉर्ड की है। अपनी बात की शुरुआत में एक छोटी सी घटना से करना चाहता हूँ। दिन भर की भाग दौड़ के बीच में अचानक मुझे एक छोटा सा मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा था, सर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी माँ की उम्र 80 वर्ष है। उसे तपेदिक यानी कि टीबी की समस्या है। उसे दवा अभी चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हम जानते हैं कि अगर तपेदिक की दवा न मिले तो समस्या गंभीर हो जाती है। मैं जहाँ था वहाँ पे तुरंत मैंने अपने एक कार्यालय के कर्मचारी को, एक पुलिसकर्मी को फ़ोन किया और उस व्यक्ति से संपर्क करके उसे तत्काल 1 घंटे के अंदर वो दवा पहुंचा दी गई। मैं भूल भी गया। अचानक रात को जब मैं वापस लौटा तो एक फ़ोन आया, चूँकि नंबर मेरे पास वो सेव नहीं था। उस व्यक्ति के चेहरे में, आवाज़ में जो खुशी थी वो बड़ा सुकून दे गई। इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं और इस बड़ी उलझन, बड़ी ही कसमकस, बड़ी ही मेहनत, लोगों से इस तरह कनेक्ट होते हैं, आपको एक सुकून देती है, आपको एक नई ऊर्जा देती है जब आप कुछ लोगों की मदद कर पाते हैं। और ये मदद वो हजारों पुलिसकर्मी लगातार करते हैं। समान तौर पे हम देखते हैं कि एक पुलिसकर्मी जब चौराहे पर खड़ा होता है तो वह लोग उसे देखते हैं कि वो रोकता है, टोकता है, उन्हें घरों तक सीमित रखने के लिए बाध्य करता है, लेकिन ये उसके कार्य का हिस्सा है और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो हमारी सुरक्षा को इंश्योर कर सके। ये हम लोगों को अजीब लग रहा है क्योंकि हम एक भूमंडलीकरण के दौर से गुजर रहे थे। ये हमारे लिए संभव था कि हम दिन का खाना दिल्ली में खाएं और शाम का खाना लंदन में खाएं। विकास का कितना भूमंडलीकरण हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बीमारी का भूमंडलीकरण जरूर हो गया। और अब जो भी नई परिस्थिति है उसमें हम स्टे लोकल, स्टे सेफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्थानीयता एक शहर, एक गली, एक मोहल्ले, एक घर और अब एक कमरे तक सीमित हो गई है। शायद वही रास्ता है जब हम इस तरीके से अपने को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो हम इस तरह की स्वतंत्रता, स्वच्छंदता के आदी हो चुके थे कि एक कमरे तक सीमित रहना हमारे लिए बड़ी अजीब सी लगती है। लगता है जिंदगी लॉकडाउन हो गई है, लेकिन ये सही नहीं है। वो जो पुलिसकर्मी धूल धूप धुएं के बीच खड़ा रहता है, वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खड़ा रहता है। वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इन परिस्थितियों के लिए। वो अपनी ज़िंदगी हथेली पर रखकर इस परिस्थिति में ड्यूटी करता है, चाहे हॉस्पिटल की चारदीवारी पर ड्यूटी हो,
चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स में ड्यूटी हो, लेकिन उसके चेहरे पे आपने कोई शिकन नहीं देखी होगी। वो इसे बड़े ही कर्तव्य बोध के साथ करता है। जब हम लोग यहाँ पर इन सारी जिम्मेदारियों को जब शुरू कर रहे थे, शुरू में जब ये जिम्मेदारियाँ आईं, तो हमारी पुलिस टीम ने महसूस किया कि अगर ये जवान जिस तरह इस बीमारी के लिए वल्नरेबल हैं, एक आसान निशाना हो सकते हैं अपनी परिस्थितियों के कारण, उन्हें उनके घर से दूर रखा जाए। इस तरह लगभग 1000 से ज़्यादा जवानों के लिए अलग अलग सेंटर्स भी बनाए गए, जो कि घर न जाएं, अपने परिवार से दूर रहें और तब तक दूर रहें जब तक ये चुनौती चल रही है। लगभग 1000 से ज़्यादा जवानों ने इसे स्वीकार भी किया और वो उन्हीं जगहों पर रहते हैं। हो सकता है उनका परिवार उनसे 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर दूर रहता हो, लेकिन सबने तय किया, मुख्य तौर पे उन लोगों ने जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील ड्यूटीज पे हैं, उन गलियों में तैनात हैं जो कि ऐसे कंटेनमेंट जोन्स हैं। कंटेनमेंट जोन से मेरा मतलब है कि उन इलाकों में जहाँ पर संक्रमण फैल चुका है, जहाँ पर हर व्यक्ति के लिए एक संक्रमण का खतरा है, वहाँ पर ड्यूटी करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी इस बात की संभावना है कि वो संक्रमण को लेकर कहीं और चला जाए, अपने घर वालों तक पहुँचा दे। सबने इसे स्वीकार किया और अंततः वो अपने आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर घर न जाने का फैसला किया। दुनिया में कोई भी ऐसा संकट नहीं आया होगा जिसने दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों को एक साथ प्रभावित किया होगा। इतने सारे देश एक साथ मिलकर लड़ रहे होंगे। निश्चित तौर पे इस चुनौती से लड़ने के लिए लोगों को थोड़ी छोटी मोटी सुविधाओं का त्याग तो करना ही पड़ेगा, और उन्हें लगता है कि जब एक पुलिसकर्मी उनकी सुविधा, उनकी इच्छाओं के बीच में खड़ा है, तो कई बार उसे वे बाधा के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। वहाँ जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी पुलिसकर्मी है, जो कटिंग एज पर काम कर रहा है, वो एक निश्चित तौर पे एक खतरे के साथ काम कर रहा है, एक ऊंचे हौसले के साथ काम कर रहा है, और उसके पीछे वजह सिर्फ ये है, अपने लोगों को जिनके लिए वो काम करता है उनके चेहरे पे खुशी ला पाए। चारों तरफ कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन एक कर्फ्यू लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए एक अदृश्य दुश्मन से दूर रखने की कवायद है। हमारा इंदौर शहर जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, एक उत्साह के लिए जाना जाता है। आज कोई समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक मजबूत टीम के साथ, जिसमें हमारे सारे मित्र हैं, हमारे सारे साथी हैं, हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सारे पुलिस के जवान हैं, एक मजबूत हौसले के साथ इस बीमारी पर, इस चुनौती पर हम विजय हासिल करेंगे। इंदौर से पुलिस डीआईजी हरि नारायण। जहां कोरोना के मरीजों की तादाद पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है, डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिसकर्मी अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना की रोकथाम में लगे हैं। रेडियो पॉडकास्ट सीरीज जिंदगी लॉकडाउन आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं। मेरा नाम है परवेज आलम। अब एनसीआर दिल्ली का इलाका नोएडा, जहां कई जगहों को पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद सील कर दिया है। आदाब, मेरा नाम सना राशिद सिद्दीकी है और मैं एक सीनियर लर्निंग एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ और एक मल्टीनेशनल लर्निंग सॉल्यूशंस कंपनी के साथ काम करती हूँ। ये लर्निंग सॉल्यूशंस अलग मीडियम के हो सकते हैं, जैसे वेब बेस्ड ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर लेड क्लासरूम ट्रेनिंग, वीडियोस, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग वगैरह वगैरह। वैसे तो हमारी कंपनी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को प्रमोट करती है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन के बाद तो सभी एम्प्लॉयज़ घर से ही काम कर रहे हैं। वीकडेज में तो पता भी नहीं चलता कि हम ऑफिस में नहीं बल्कि घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल राब्ता रहता है अपनी टीम और क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ। हम रोज़ सुबह और शाम डेली हडल्स करते हैं, जो ग्रुप कॉल्स होती हैं, जिसमें हम काम के स्टेटस और टास्क्स को डिस्कस करते हैं। शाम की हडल में हम सब अपने वीडियोस ऑन कर लेते हैं और काम के साथ साथ अपने पर्सनल चैलेंजेस, फीलिंग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। वीकेंड्स पूरी तरह फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहता है। हम साथ बैठकर मूवीज़ देखते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाते हैं और घर की सफाई भी साथ करते हैं। एक अलग ही रूटीन बन गया है और ऐसा लगता है कि हम आने वाले वक्त में इन दोनों को ज़रूर अच्छी यादों की तरह संभाल कर रखेंगे। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का, पोइट्री लिखने का और गाने का काफ़ी शौक़ है, जो मैं वीकेंड्स पर ज़रूर पूरा करती हूँ। अभी पिछले दिनों नोएडा के कुछ एरियाज़ को सील कर दिया गया है और मैं जिस सेक्टर में रहती हूँ वो भी सील्ड जोन में आ गया है। क्योंकि हम गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, ग्रोसरी के लिए सोसाइटी के अंदर ही इंतज़ाम कर दिए गए हैं। इसके अलावा रोज़ सुबह नोएडा अथॉरिटी के सप्लायर ताज़ा फल सब्जियाँ लेकर आते हैं। हाँ, लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन है तो
जब मैं सुनती हूँ लोगों को शिकायत करते हुए कि मच्छर मारने का रैकेट नहीं है या आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नहीं है, तो मुझे बेहद अफसोस होता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे कितने गरीब मज़दूर हैं जिनको इस लॉकडाउन में सर्वाइव करने के लिए बेसिक फूड एसेंशियल्स भी मुहैया नहीं। ये वक्त पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आजमाइश का दौर है और मेरा ये मानना है कि हम सब खुशकिस्मत हैं अगर हम अपनों के साथ हैं। ये साथ ही हमें ताकत देता है कि हम सब उस सुबह का इंतज़ार कर सकें जो इस अंधेरी रात को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। मैं आपके लिए फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तुम मेरे पास रहो पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप सब अपना ख्याल रखें, घर में रहें और सेफ रहें। खुदा हाफिज़। तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहमे मुश्क लिए नेश्तर अल्मास लिए, बैन करते हुए हंसते हुए गाती निकले, दर्द के कासनी पाजेब बजाती निकले। जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल, आस्तीनों में निहा हाथों की राह तकने लगे, आस लिए राह तकने लगे, आस लिए। और बच्चों के बिलकने की तरह कुलकुले में बहरे नासूद की मछली तो मनाए न बने, जब कोई बात बनाए न बने, जब न कोई बात चले। जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात में सुनसान सियाह रात चले, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे पास रहो। फैज़ अहमद फैज़ की बिंतहा खूबसूरत नज़्म नोएडा एनसीआर दिल्ली से सना राशिद गुनगुना रही थीं। जिंदगी लॉकडाउन के इस 5वें एपिसोड के अंत में मशहूर दास्तान गो हिमांशु बाजपेयी अपने मखसूस अंदाज में भय और चिंता और बेचैनी के माहौल के बीच लोग घर पर हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल आज की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, तो उनकी तवज्जो मोबाइल पर ज्यादा रहती है। तो फिर ये ख्याल मेरे जी में आया कि अगर इस वक्त फेसबुक लाइव किया जाए, और चूंकि फेसबुक पर इंसान के साथ अपनी तरह के लोग जुड़े होते हैं जो सेम इश्यूज में रुचि रखने वाले, तो लोगों ने सुनना शुरू किया। जब पहला लाइव किया तो उसके बाद लोगों ने पसंद किया और उन्होंने कहा ये तो जारी रहना चाहिए।
तो इस तरह से जब धीरे धीरे जब लॉकडाउन आगे बढ़ता रहा तो लाइव भी आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती रहीं तो वैसे वैसे ये हौसला बढ़ता रहा कि हाँ ये सही काम है। पहले दिन तो किया था तो यूं ही किया था कि चलो ये एक ऑप्शन है, ये एक संजीदा काम भी किया जा सकता है। तो उसके बाद शायरों पर, जैसे बशीर बद्र साहब पर एक लाइव किया जो कि भोपाल में हैं, शायर हैं बहुत बड़े उर्दू के और अभी इस वक्त बीमार चल रहे हैं। तो वो लाइव 1 घंटे से ऊपर का था लेकिन बहुत पसंद किया गया। उसे प्राइवेट डिजिटल मीडिया ने बाद में उठाया और अपने वेबसाइट पर भी लगाया। इसके बाद लोगों की फरमाइश आने लगी कि खुमार साहब पे किया जाए, तो खुमार साहब पर, खुमार बाराबंकी साहब पर भी एक लाइव उनके किस्सों का और उनकी शायरी का किया। उसके बाद कुछ लोगों की फरमाइश आई कि लखनऊ पर आप इतना लिखते हैं तो लखनऊ पर जो किताबें लिखी गई हैं, जो साहित्य लिखा गया है उस पर भी आप कुछ लिखें और कोई लाइव करें। तो मैंने एक लाइव किया जो लखनऊ पर आधारित किताबें हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन की, हिस्ट्री की, उन पर एक लाइव किया। इसके बाद एक दिन ये फरमाइश आई कि आप जो आपकी किताब है किस्सा लखनऊ, उससे कुछ किस्से सुनाएं, वो सुनाएं। तो इस तरह से बराबर एक दिन 90s के गानों पर फरमाइश आई तो वो एक प्रोग्राम किया। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स पर हर रोज पहले से तय विषय के मुताबिक लाइव करते हैं। इनमें से विषय ज्यादातर वो होते हैं जिनके बारे में लोगों ने पिछले लाइव में डिमांड की होती है। तो इसी सिलसिले में, चूंकि बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, जो अवधी के लिए काम करने वाले लोग हैं, अवधी भाषा के लिए, चूंकि लखनऊ अवध में आता है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो किसी ने मुझसे कहा कि उन्होंने लखनऊ में पान खाया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो आप कुछ पान के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने उन्हें बताया कि लखनऊ जो है वो पान के लिए मशहूर है और पान से जुड़ी एक दिलचस्प बहस ये भी है कि पान लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। जहां एक तरफ अवाम में पान लगाने का मुहावरा ही ज्यादा मकबूल है, वहीं दूसरी ओर पान के गाढ़े शायकीन और पुराने लोग कहते हैं कि पान लगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। इस बात को मजबूती देने के लिए बरसों से एक किस्सा भी सुनाया जाता रहा है। वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि हुआ यूं कि एक दफा लखनऊ में एक दिलफेंक नवाब साहब को एक पनवाड़िन दिखाई दी। नवाब साहब उस पर फरेफ्ता हो गए और पास जाकर बोले, बी पनवाड़िन 10 पान लगाना। पनवाड़िन भी खास लखनऊ की थी। उसने फौरन अपने तेवर कड़े किए और अपने जूते की नोक पर हाथ रखकर बोली, कितने लगाऊं? नवाब साहब बेचारे ये सुन के सबका गए और मुहावरा दुरुस्त करते हुए बोले, बी पनवाड़िन मैं अर्ज कर रहा था कि 10 पान बनाना। इस किस्से से मुहावरों के पेचोखम का तो पता चलता ही है। साथ ही एक और बात आया होती है, वो ये कि जबान के मामले में लखनऊ के अवाम यानी आम लोग बेहद एहतियात रखते थे। न सिर्फ बेहद एहतियात रखते थे बल्कि बाज दफा तथा कथित खवास तक की इस्लाह कर देते थे। लखनऊ से किस्सा को हिमांशु वाजपेयी। जिंदगी लॉकडाउन आज तक रेडियो पर यह पॉडकास्ट सीरीज जारी है। कोरोना और लॉकडाउन के साए में आपका एक दिन कैसे गुजरा? शेयर कीजिए अपनी आप बीती हमारे साथ और संपर्क कीजिए radio@aajtak.com। जिंदगी लॉकडाउन, कोरोना वायरस की रोकथाम पर रिपोर्टें, ताजा समाचार और दूसरे पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आइए। पता है aajtak.in, जहां ऊपर दाईं तरफ रेडियो का बटन है। वैसे आप गूगल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। टाइप कीजिए आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट। आज के इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।